आप सभी को जय हिंद। आरजी टेक्निकल आईक्यू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें हमने तीन प्रकार के वृहद प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा है। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा प्रदेश और पूर्वी पठार। इसके पहले हमने मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा श्रेणी, इन सारे विषयों पे चर्चा कर चुके हैं। अब हम आज चर्चा करने वाले हैं बुंदेलखंड के पठार पे, क्योंकि एमपीपीएससी प्री में और मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और मेंस में क्वेश्चन आ भी चुका है कि बुंदेलखंड के पठार के बारे में व्याख्या कीजिए और इसकी समीक्षा कीजिए। तो हम इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले तो ये आप डायग्राम देखिए, मध्य प्रदेश का डायग्राम। यह किस हिस्से में जो यह शेडेड एरिया है, यह है बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, इस पठार के उत्तर में गंगा यमुना का मैदान, दक्षिण में विंध्याचल का मैदान, पूर्व में रीवा पन्ना का पठार और पश्चिम में मध्य भारत का पठार आता है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि उत्तर में क्या आता है, दक्षिण में क्या आता है, पूर्व में क्या आता है और पश्चिम में क्या आता है। तो उत्तर में आता है गंगा यमुना का पठार मैदान, दक्षिण में विंध्याचल का मैदान और पूर्व में रीवा पन्ना और पश्चिम में मध्य भारत का पठार। ठीक है, तो जो बुंदेलखंड है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सिद्ध बाबा। क्या है? सिद्ध बाबा। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सिद्ध बाबा और इसकी जो ऊंचाई है 1172 मीटर है। कितनी है? 1172 मीटर है। आप बुंदेलखंड में चले जाइए, मतलब आप दमोह साइड चले जाइए, दमोह हो गया, सागर हो गया, टीकमगढ़ हो गया, नरसिंहपुर हो गया, ये सब बुंदेलखंड के क्षेत्र में आते हैं और जबलपुर भी तो कुछ बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे कैसी बातें चलती हैं दोस्तों से, और बाबा कैसे हो, बाबा कैसे हो, एक दूसरे से बाबा करके बात करते हैं। तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? सिद्ध बाबा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7.7% है ये। अगर यही चीज किलोमीटर में देखी जाए तो 23,700 किलोमीटर स्क्वायर है। छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, शिवपुरी, ग्वालियर के कुछ क्षेत्र आते हैं। अच्छा, मुख्य नदी जो यहाँ पे बहती है वह है बेतवा और केन। बेतवा निकलती है कहाँ से? कुमारा गांव रायसेन से निकलती है और पन्ना से निकलती है केन नदी। कौन सी नदी? पन्ना से निकलती है केन नदी। और इसके बाद देखा जाए तो खनिज की दृष्टि से यह क्षेत्र में खनिज उतना तो नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी यहाँ पे ग्रेनाइट पाया जाता है। फसलों की बात की जाए तो गेहूं, ज्वार, बाजरा यहाँ की मुख्य फसलें हैं। मिट्टी यहाँ की काली है। क्यों है काली? क्योंकि यह मालवा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए यहाँ की मिट्टी काली भी है और रीवा पन्ना के पठार से भी जुड़ी हुई है तो लाल भी है, इसीलिए यहाँ पे मिश्रित मृदा पाई जाती है। यह क्वेश्चन आया हुआ है कि यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है, बुंदेलखंड के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो मिश्रित मृदा पाई जाती है। अच्छा, जब हम देखते हैं जो बारिश होती है मध्य प्रदेश में, उत्तर मध्य प्रदेश में कम बारिश होती है। ठीक है, उसके बाद जो वर्षा का लेवल बढ़ता है वो इस एरिया में बढ़ता है। तो 75 से 130 सेंटीमीटर तक की बारिश कहाँ पे होती है? बुंदेलखंड के पठार में होती है। वनों का प्रतिशत यहाँ पे 30% है और मुख्य रूप से तेंदू पत्ता यहाँ की प्रमुख वन उपज है। तो इतना कंटेंट आप इस यहाँ से एमपीपीएससी के मेंस में लिख सकते हैं। प्री से जो क्वेश्चन बनेंगे वो सबसे ऊंची चोटी बनेगी, तो कौन सी है? सिद्ध बाबा है। उत्तर में क्या आता है? तो गंगा का मैदान आता है और दक्षिण में क्या आता है? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आती है। पूर्व में क्या आता है? रीवा पन्ना का पठार और पश्चिम में क्या आता है? मध्य भारत का पठार। वर्षा कितनी होती है? 75 से 130 सेंटीमीटर की वर्षा होती है और किलोमीटर के हिसाब से 23,700 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का क्षेत्रफल है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो मिश्रित मृदा पाई जाती है। यह आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद जो आने वाला पठार है वह है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार जो है वो रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना वाले एरिया में होगा और यह कुछ हिस्सा बघेलखंड में भी आता है, पूर्वी पठार में भी आता है। इसका जो भाग है मध्य प्रदेश में 10% है। कितना है? 10% है। और मुख्य रूप से जो चावल की खेती होती है वो इसी बेल्ट में होती है।
ठीक है। और यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है और लाल मिट्टी के साथ साथ पीली मिट्टी भी पाई जाती है। मुख्य रूप से लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, कहीं कहीं पर लैटराइट मिट्टी भी पाई जाती है, लेकिन जो मुख्य रूप से पाई जाती है वह कौन सी मिट्टी है? लाल पीली मिट्टी है। अब जब खनिज की बात करते हैं तो जो रीवा पन्ना का पठार है ये विंध्याचल की श्रेणी में है, कैमूर की श्रेणियों में आ जाता है ना। यहाँ पे जो चट्टानें हैं वो परतदार है, अवसादी है। तो इन चट्टानों से क्या निकलता? बॉक्साइट, चूना, सीमेंट, और इसका जो कुछ हिस्सा जो मऊगंज वाला हिस्सा है, सतना के पास वाला हिस्सा है, वहाँ पे कडप्पा की चट्टानें पाई जाती हैं। तो कडप्पा की चट्टानों से क्या निकलता है? हीरा निकलता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि अवसादी चट्टानों से क्या क्या प्राप्त होता है? सीमेंट, देखिए मैयर सीमेंट है वहाँ पे, रीवा में जेपी सीमेंट है, ठीक है। चूना को कटनी को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। बॉक्साइट, ये भी कटनी, शहडोल, रीवा वाले क्षेत्र में इसकी खदानें हैं, तो बॉक्साइट यहाँ पे पाई जाती है। मुख्य बात और सबसे इम्पोर्टेंट, अब हम जब देखते हैं कि ये जो मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा है, यहाँ से मानसून आता है दक्षिण पश्चिम, यहाँ से आता है बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्वी, और यहाँ पे ये क्या गिरा देता है? पानी गिरा देता है ना। तो यह एक ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों मानसून से क्या होती है? बारिश होती है। तो बारिश भी ज़्यादा होगी, 125 सेंटीमीटर के आसपास होती है। कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश के किस पठार में दोनों मानसूनों से बारिश होती है, तो रीवा पन्ना के पठार से दोनों मानसूनों में क्या होती है? बारिश होती है। अब आपको ये भी पता होगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? बीहड़ नदी पर है। और बीहड़ नदी पे एक केवटी जलप्रपात भी है, बहुटी जलप्रपात भी है। तो ये नदी कहाँ बहती है? मुख्य रूप से रीवा में बहती है। टोंस नदी भी कहाँ बहती है? मैहर रीवा में ही बहती है। सोनार नदी भी मैहर रीवा में ही बहती है। तो केन नदी, टोंस नदी, सुहार नदी, सोनार नदी और बीहड़, यह इनका जो अपवाह तंत्र है मुख्य रूप से कहाँ पर है? रीवा और पन्ना के पठार में है। अब देखा जाए कि ऐतिहासिक नगर, यहाँ पे ऐतिहासिक नगर आपको मिलेंगे चित्रकूट, रीवा और मैहर, ठीक है। रीवा में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, सभी को पता है। और मुख्य रूप से बघेलखंड के पठार में कौन से शेर पाए जाते हैं? सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं बघेलखंड का पठार। रीवा पन्ना के पठार के नीचे कौन सा पठार है? बघेलखंड का पठार है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है और इसे पूर्वी पठार के भी नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन आया है कि किस पठार के नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी पठार के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ जो आने वाले जिले हैं वह देखते हैं: शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, बालाघाट और मंडला। यह जो समूह है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मतलब आप ये भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो पूरा है यह गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। और यह गोंडवाना लैंड जो खनिज संपदा है उससे निर्धन तो नहीं है, मतलब प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में यहाँ पे खनिज संपदा पाई जाती है। तो इस बेल्ट में आपको मिलेंगे बॉक्साइट, और क्या मिलेगा? तांबा, और क्या मिलेंगे? कोयला। तो ये इन टाइप के खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। खनिज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। आणविक खनिज, लौह धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज में लौह अयस्क और ऐसे मेटल जिसमें लोहे नहीं होते वो आ जाते हैं। और अधात्विक खनिज में वो वस्तुएं जिसमें धातुएं नहीं होती, वो खनिज जिसमें धातुएं नहीं होती। और ऊर्जा खनिज में वो आ जाते हैं जिसका प्रयोग हम ऊर्जा के लिए करते हैं, जैसे आपकी न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम, थर्मल एनर्जी के लिए कोयला। तो ये सब किस में आ जाते हैं? आपके ऊर्जा खनिज में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर पर्यटन के मामले में बांधवगढ़ में नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और बघेलखंड में कान्हा नेशनल पार्क भी इसके अंतर्गत आता है। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है। यहाँ की जो मुख्य जनजातियां हैं वो गोंड, बैगा, भील भी है, कोल भी है और मूड़िया भी है। भील तो पूरे मध्य प्रदेश में पाई जाती है हर जगह। गोंड
जो है मंडला क्षेत्र में पाई जाती है और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। बैगा जनजाति भी, जहाँ गोंड रहेंगे वहाँ बैगा रहेगा ही, तो बैगा जनजाति भी मध्य प्रदेश में बघेलखंड के क्षेत्र में पाई जाती है। कोल जनजाति रीवा में पाई जाती है और मूड़िया जनजाति जबलपुर में पाई जाती है। पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो अमरकंटक जो कि मैकल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है, जो सबसे ज़्यादा जो शेरों का घनत्व है वह कहाँ पर है, बांधवगढ़ में स्थित है। यहाँ पे बालाघाट में चावल होता है। अब चावल होता है लाल मिट्टी में, लैटराइट मिट्टी में, लाल पीली मिट्टी में। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, लैटराइट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और लाल मिट्टी। वनों की जब यहाँ पे बात करें तो सतपुड़ा का कुछ हिस्सा यहाँ पे जोड़ा हुआ है। तो सतपुड़ा के वनों में साल, सागौन, तेंदुपत्ता ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो इन पठारों पे भी मुख्य रूप से साल, सागौन और तेंदुपत्ता पाए जाते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत, तो यह डायग्राम आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये हो गई आपके विंध्याचल श्रृंखला, ये हो गई कैमूर क्षेत्र। यहाँ पे हम बोल देंगे पूर्वी विंध्याचल, पश्चिमी विंध्याचल, और दक्षिण में आप देखेंगे नर्मदा नदी के तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हो गई। यह कौन सी हो गई, अरावली हो गई। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला है जो ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यह मालवा के उत्तर पूर्व में पाई जाती है। इसके ढाल तीव्र होते हैं, सबसे प्राचीन है। यही क्वेश्चन बनेगा कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो कौन सी है, अरावली। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। कौन सी, गुरु शिखर, माउंट आबू में गुरु शिखर। मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब विंध्याचल की बात करते हैं तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला यहाँ पे आपको दिख रही है। कैमूर पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये कैमूर पर्वत श्रृंखला है। कैमूर पर्वत श्रृंखला से निकलती है कौन सी नदी, टोंस नदी। ये विंध्याचल का पूर्वी भाग है। लाल बलुआ पत्थर सोन यमुना का जल विभाजक भी कहा जाता है। यमुना नदी यहाँ से निकलती है और सोन नदी यहाँ से निकल के कहाँ पे जाती है, दानापुर में मिल जाती है गंगा नदी से। अब क्वेश्चन आता है कि विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कौन सी है, सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर जो है दमोह में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, दमोह में स्थित है। अगर आप दमोह कटंगी साइड जाएंगे तो वहाँ पे बलुआ पत्थर, अवसादी पत्थर आपको देखने के लिए बड़ी बड़ी चट्टानें मिलेंगी। ठीक है, हिमालय से प्राचीन है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, क्योंकि हिमाचल को तो नवीन बलित पर्वत कहा जाता है। इसकी जो जननी है वो तैथिस सागर है और यह नर्मदा के समांतर बहती है। नर्मदा के समांतर है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, नर्मदा के उत्तर में है। यह क्वेश्चन भी पूछा आता है। अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा बच्चों कि नर्मदा के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। बाघ की गुफाएं इसी पर्वत श्रृंखला में है, भीमबेटका की गुफाएं इसी पर्वत श्रृंखला में हैं और उदयगिरी की गुफाएं भी इसी पर्वत श्रृंखला में हैं। भरतहूत स्तूप सांची भी इसी पर्वत श्रृंखला में हैं। पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला में है, लेकिन वह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अब सतपुड़ा के बारे में कुछ बात करते हैं जो कि पहले भी कर चुके हैं। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में दिख रहा है आपको। 7 पर्वतों की यहाँ पे श्रृंखला है, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा है, सतपुड़ा पड़ा है। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ठीक है, यहाँ पचमढ़ी में स्थित है और यह महादेव की पहाड़ी में स्थित है। तो क्वेश्चन आता है कि महादेव की पहाड़ी की सबसे बड़ी ऊंची चोटी और पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ है। याद करने का तरीका मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। धूप सबसे ऊपर वाले हिस्से में पड़ेगी। मनुष्य के शरीर में सबसे ऊपर वाला हिस्सा कौन सा, सर का वजन, मस्तिष्क वजन कितना होता है, 1350 और धूपगढ़ की ऊंचाई भी कितनी, 1350। इसमें 4 प्रमुख श्रेणियां हैं जिसका क्वेश्चन 2019 में एमपीपीएससी में आया था। इसे क्रम से जमाइए। राग मामा कोड है इसका, राग पीपला, ग्वालीगढ़, महादेव
और मैकल पर्वत। मैकल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोडवेल। और सिद्ध बाबा कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? बुंदेलखंड। सिगार कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तो मालवा की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए, ये खत्म होता है मध्य प्रदेश का प्राकृतिक परिदृश्य। पूरे वीडियो को इस सीरीज के आप देखिएगा और इसके बाद अपने प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, और जो ना बने आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद।